Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका हिस्ट्री टीचर और आज हम हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक का एक बहुत ही स्पेशल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 10, चेंजिंग लाइफ पार्ट 2। अच्छा, जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? राजा महाराजा, पुराने किले, लड़ाइयाँ, डेट्स, यही सब ना? लेकिन बच्चों, हिस्ट्री सिर्फ वो नहीं है। हिस्ट्री असल में हमारी अपनी कहानी है, द स्टोरी ऑफ आवर लाइव्स। पता है, पिछले 30-40 सालों में, यानी आपके पेरेंट्स के टाइम से लेकर आपके टाइम तक, इंडिया में जो जो बदलाव आए हैं वो भी हिस्ट्री का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस चैप्टर में हम कोई पुरानी बैटल नहीं, बल्कि अपनी डे टू डे लाइफ की हिस्ट्री पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हमारी लैंग्वेज यानी भाषा कैसे बदली, स्पोर्ट्स का सीन कैसे चेंज हो गया, थिएटर और फिल्म्स कैसे इवॉल्व हुए, और आखिर में न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन ने हमारी लाइफ पर क्या असर डाला। तो चलिए एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी आखिरकार हिस्ट्री का हिस्सा कैसे बनती है। सेक्शन 1, इंडियाज चेंजिंग लाइफ लैंग्वेज। तो हम शुरुआत करते हैं लैंग्वेज से, यानी भाषा से। सोचो, लैंग्वेज सिर्फ बात करने का एक जरिया नहीं है बच्चों, ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है। और इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में, जहाँ कहते हैं कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी, यानी थोड़ी थोड़ी दूर पर भाषा बदल जाती है, वहाँ लैंग्वेज की स्टोरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, राइट? इस सेक्शन में हम आज़ादी के बाद इंडिया के लिंग्विस्टिक लैंडस्केप यानी भाषाई परिदृश्य में आए चेंजेस को समझेंगे। वील सी हाउ लैंग्वेज हैज एक्टेड एज अ ग्रेट यूनिफाइंग फोर्स, अ फोर्स दैट ब्रिंग्स अस ऑल टुगेदर। यहाँ देखिए, आपके सामने इंडिया की कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट है जिनका जिक्र हमारी टेक्स्ट बुक में है। हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, और ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। इन सभी लैंग्वेजेस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल स्टेटस यानी आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इन मेन लैंग्वेजेस के अलावा इनकी बहुत सारी डायलेक्ट्स भी होती हैं। डायलेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? बोली। बेसिकली ये लैंग्वेज का एक रीजनल फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ही स्टेट के अलग अलग हिस्सों में एक ही लैंग्वेज को थोड़े अलग एक्सेंट या अलग शब्दों के साथ बोला जाता है। लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न, एक चिंता जताती है। वो कहती है कि देयर नंबर इज ऑन द डिक्लाइन, यानी इन बोलियों की संख्या अब कम हो रही है। लोग अब स्टैंडर्ड लैंग्वेज ज़्यादा बोलते हैं और अपनी लोकल बोली को भूलते जा रहे हैं। और ये हमारी कल्चरल हेरिटेज यानी सांस्कृतिक विरासत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। चलिए डायलेक्ट के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। बच्चों, इस डेफिनेशन को नोट कर लो, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज अ डायलेक्ट और बोली? इट इज अ रीजनल और सोशल वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज। इसका मतलब है एक ही लैंग्वेज का एक क्षेत्रीय या सामाजिक रूप। इसकी पहचान कैसे होती है? इसके प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, ग्रामर यानी व्याकरण, और वोकैबुलरी यानी शब्दकोश से होती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मराठी लैंग्वेज का। महाराष्ट्र के खांडेश रीजन में अहिरानी बोली जाती है और कोंकण रीजन में कोंकणी बोली जाती है। दोनों मराठी लैंग्वेज से ही निकली है, लेकिन उनको बोलने का तरीका, उनके कुछ शब्द बिल्कुल अलग हैं। यही तो हमारी कल्चरल रिचनेस है, हमारी सांस्कृतिक समृद्धि। इसीलिए टेक्स्ट बुक कहती है कि हमें इन्हें नर्चर करना चाहिए, इन बोलियों को संजोना चाहिए ताकि ये जिंदा रहें। अब हम बात करते हैं एक ऐसी लैंग्वेज की जिसने पूरे इंडिया को इन सभी डाइवर्सिटीज के बावजूद एक धागे में पिरोने का काम किया है। वो लैंग्वेज है हिंदी। टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही पावरफुल लाइन लिखी है, हिंदी, which has reached everywhere through the medium of Hindi movies, has served to unite the country by language। इसका गहरा मतलब समझिए। आज़ादी के बाद एक बड़ा सवाल था कि इतने अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए, और इसका एक अनोखा सोल्यूशन निकला, हिंदी सिनेमा के जरिए। बॉलीवुड मूवीज ने गानों, डायलॉग्स और सिंपल स्टोरी टेलिंग से हिंदी को देश के हर कोने तक पहुंचा दिया। सोचो, एक तमिल स्पीकिंग पर्सन भी डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समझता है, दिस इज द पावर ऑफ सिनेमा। इसने हिंदी को एक लैंग्वेज ऑफ यूनिटी यानी एकता की भाषा बना दिया। बच्चों, हमारी टेक्स्ट बुक्स में अक्सर ऐसे डू यू नो वाले बॉक्सेस होते हैं, इन्हें कभी स्किप मत करना। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बट ट्रस्ट मी, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये बॉक्सेस हमें कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट्स बताते हैं जो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को और गहरा करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये बॉक्स हमें इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यानी भाषाई विविधता के बारे में क्या अनोखा एग्जाम्पल देता है। ये डेटा देखिए, ये 1961 के सेंसस के अनुसार सिर्फ एक स्टेट नागालैंड में बोली जाने वाली कुछ लैंग्वेजेस और उनके स्पीकर्स की संख्या है। अंगामी, सिमा, कोन्याक, आओ, लोथा, और लिस्ट इससे भी लंबी है।
हर ट्राइब की अपनी अलग भाषा। ये नंबर्स हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं कि इंडिया की डाइवर्सिटी सिर्फ स्टेट लेवल पर नहीं है, बल्कि एक स्टेट के अंदर भी अलग अलग कम्युनिटीज में कितनी ज्यादा गहराई है। दिस इज अ पावरफुल इलस्ट्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी एट अ माइक्रो लेवल। इनक्रेडिबल, इजंट इट? तो अब सोचिए, अगर एक स्टेट में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो सरकार अपनी बात, अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक कैसे पहुंचाएगी? इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन यानी व्यावहारिक परिणाम क्या हुआ? नतीजा ये निकला कि उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो के कोहिमा स्टेशन को अपने प्रोग्राम्स 25 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट करने पड़ते थे। 25! कैन यू इमेजिन? इसमें इंग्लिश, हिंदी, अलग अलग नागा डायलेक्ट्स और 16 नागा लैंग्वेजेस शामिल थीं। ये एक छोटा सा फैक्ट आपको एग्जाम में इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पर आंसर लिखने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट देता है। हिंदी के बाद अब हमारी भाषा की कहानी में एक नया मोड़ आता है, विद द राइज ऑफ इंग्लिश। इसका कनेक्शन 1990 के बाद शुरू हुए प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन से है। अच्छा, ये ग्लोबलाइजेशन, जिसे हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं, आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में, ये वो प्रोसेस है जिससे दुनिया के अलग अलग देश ट्रेड, कल्चर और इंफॉर्मेशन के थ्रू एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। द वर्ल्ड बिकम्स अ ग्लोबल विलेज, मतलब पूरी दुनिया एक गांव जैसी बन जाती है। 1991 में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया। नई कंपनीज आई, नया बिजनेस आया और इस ग्लोबल विलेज में कम्युनिकेट करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत पड़ी, और वो लैंग्वेज बनी इंग्लिश। ग्लोबलाइजेशन के कारण इंग्लिश अब सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं रह गई, ये लैंग्वेज ऑफ लाइवलीहुड बन गई। लाइवलीहुड का मतलब होता है रोजी रोटी या जीविका। जिन लोगों को इंग्लिश आती थी, उनके लिए आईटी सेक्टर, बीपीओज यानी कॉल सेंटर्स और मैनेजमेंट जैसे नए फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल गए। इंडियंस ने इंग्लिश सीखने में बहुत आगे कदम बढ़ाए, लेकिन टेक्स्ट बुक हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद दिलाती है। इंग्लिश जरूरी है, लेकिन इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ आवर रीजनल लैंग्वेजेस। ऐसा ना हो कि इंग्लिश सीखने की दौड़ में हम अपनी मदर टंग, अपनी मातृभाषा को ही कमजोर कर दें। एक बैलेंस बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है। सेक्शन 2, स्पोर्ट्स अ न्यू एरा। चलिए बच्चों, अब हम लैंग्वेज से आगे बढ़कर लाइफ के एक और एक्साइटिंग हिस्से की तरफ चलते हैं, स्पोर्ट्स यानी खेल। टेक्स्ट बुक बताती है कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में यानी आज़ादी से पहले स्पोर्ट्स का कल्चर इंडिया में बहुत लिमिटेड था। कुछ ही गेम्स थे जिनके बारे में लोग जानते थे। लेकिन आज़ादी के बाद अ न्यू एरा बिगैन, एक नए दौर की शुरुआत हुई। लेट्स सी हाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड। इस नए दौर के पहले हीरोज में से एक थे गीत सेठी। इनका नाम शायद आपने ना सुना हो क्योंकि ये क्रिकेट नहीं खेलते थे। ही वॉज अ मास्टर ऑफ अ गेम कॉल्ड स्नूकर एंड बिलियर्ड्स। ये एक इंडोर गेम है जिसे टेबल पर स्टिक्स और बॉल्स के साथ खेला जाता है। उस दौर में ये गेम इंडिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन गीत सेठी ने इस गेम में ग्लोबल एक्सीलेंस हासिल की, यानी वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर बने और इस अनजान से गेम को इंडिया के घर घर तक पहुंचा दिया। उनकी अचीवमेंट्स का लेवल देखिए, सिर्फ 15 साल की उम्र में नेशनल जूनियर चैंपियनशिप जीतना, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अनेक टाइटल्स, और वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने एमेच्योर चैंपियनशिप 3 बार और प्रोफेशनल चैंपियनशिप 5 बार जीती। ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? उनकी सक्सेस की वजह से न्यूज़पेपर्स ने इस गेम को कवर करना शुरू किया। लोगों ने उनके बारे में पढ़ा, गेम के रूल्स समझे और धीरे धीरे गेम पॉपुलर हो गया। ही वॉज अ ट्रेल ब्लेजर, एक नया रास्ता बनाने वाले खिलाड़ी। और फिर आया साल 1983, एक ऐसा साल जिसने इंडियन स्पोर्ट्स को हमेशा के लिए बदल दिया। कपिल देव की कैप्टनसी में इंडियन क्रिकेट टीम, जिसे उस टूर्नामेंट में कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था, एक अंडरडॉग टीम ने वेस्ट इंडीज जैसी एक पावरफुल टीम को हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स विक्ट्री नहीं थी बच्चों, ये एक ऐतिहासिक जीत थी, अ मोमेंट ऑफ इमेंस नेशनल प्राइड। इस एक जीत ने क्रिकेट को इंडिया में एक गेम से बढ़कर एक रिलीजन बना दिया। 1983 का जादू यही नहीं रुका। उसी साल द लेजेंडरी बैट्समैन सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन, जो क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाज माने जाते हैं, उनका रिकॉर्ड तोड़ा। तो सोचिए, एक तरफ टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी और दूसरी तरफ एक इंडियन बैट्समैन दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होल्डर बना। इन दोनों इवेंट्स ने मिलकर 1983 को इंडियन क्रिकेट का गोल्डन ईयर बना दिया। 1983 की जीत का मोमेंटम आगे भी जारी रहा। 1985 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट भी जीती। इन सक्सेसेस का रिजल्ट हुआ एक क्रिकेट बूम। क्रिकेट अब हर स्टेट, हर शहर, हर गली में खेला जाने लगा। लेकिन टेक्स्ट बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउनसाइड यानी नुकसान की तरफ इशारा करती है।
इस क्रिकेट के जुनून में हमारे इंडिजिनस इंडियन गेम्स यानी देशी खेल जैसे कबड्डी, खो-खो, गिल्ली डंडा ये सब पीछे छूट गए। सारा मीडिया अटेंशन, सारी स्पॉन्सरशिप, सारा ग्लैमर क्रिकेट को मिलने लगा। क्रिकेट पर मूवीज बनने लगीं और मैचेस का लाइव टेलीकास्ट होने लगा, जिससे ये गेम और भी पॉपुलर हो गया। क्रिकेट तो ठीक है, लेकिन क्या इंडिया दूसरे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जैसे ओलंपिक्स में आगे बढ़ रहा था? तो चलिए आपसे एक सवाल, इसका जवाब आपके जनरल नॉलेज और एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन ओलंपिक मेडल? सोचिए, क्या आपको पता है? द करेक्ट आंसर इज कर्णम मल्लेश्वरी। उन्होंने साल 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में हिस्ट्री क्रिएट की। उन्होंने वेटलिफ्टिंग में यानी भारोत्तोलन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। दिस वॉज अ लैंडमार्क मोमेंट। वो ओलंपिक पोडियम पर खड़े होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनकी इस जीत ने देश की लाखों लड़कियों को स्पोर्ट्स में आने के लिए इंस्पायर किया और ये स्टीरियोटाइप तोड़ा कि लड़कियां वेटलिफ्टिंग जैसे स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ सकती। कर्णम मल्लेश्वरी की इस हिस्टोरिक मेडल के बाद अ स्लो बट स्टेडी चेंज स्टार्टेड। धीरे धीरे इंडिया की रिप्रेजेंटेशन यानी भागीदारी दूसरे ओलंपिक स्पोर्ट्स में भी बढ़ने लगी। हॉकी में तो हम ट्रेडिशनली स्ट्रांग थे ही, लेकिन अब बैडमिंटन, टेनिस, स्विमिंग, वेटलिफ्टिंग और आर्चरी जैसे गेम्स में भी इंडियन प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करने लगे। तो स्पोर्ट्स का सीन अब सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं था, इट वॉज डाइवर्सिफाइड। लेट्स नाउ टर्न आवर अटेंशन टू अनदर इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चर, थिएटर एंड फिल्म्स। नाटक और सिनेमा, ये दोनों ही हमारी सोसाइटी का आईना होते हैं। दे रिफ्लेक्ट द सोसाइटी। तो चलिए देखते हैं कि वक्त के साथ इनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहले बात करते हैं थिएटर यानी नाटक की। पुराने जमाने में प्लेस बहुत लंबे होते थे, आमतौर पर पूरी पूरी रात चलते थे। उनके थीम्स यानी विषय ज्यादातर माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल होते थे, जैसे रामायण या महाभारत की कहानियां। और म्यूजिकल्स यानी संगीत नाटक बहुत इंपॉर्टेंट थे। लेकिन आज का थिएटर बहुत बदल गया है। प्लेज अब शॉर्टर ड्यूरेशन के होते हैं। उनके सब्जेक्ट्स अब पॉलिटिकल या सोशल इश्यूज होते हैं, आम आदमी की जिंदगी से जुड़े मुद्दे। और सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव ये है कि अब नाटकों में हर फील्ड के लोग यानी पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ हिस्सा ले रहे हैं। थिएटर के बाद अब आते हैं फिल्म्स पर। यहाँ जो सबसे बड़ा विजुअल चेंज आया वो था The age of black and white movies has been succeeded by the age of colored movies। ये सिर्फ एक टेक्निकल चेंज नहीं था बच्चों, इसने सिनेमा के एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल दिया। कलर ने फिल्म्स को और ज़्यादा वाइब्रेंट, ग्रैंड और लाइफ लाइक बना दिया। इससे फिल्म मेकर्स को अपनी स्टोरीज को और बेहतर तरीके से दिखाने का मौका मिला। हिंदी सिनेमा का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत गहरा है। पहले की फिल्मों और आज की फिल्मों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब मूवीज़ कंटेम्प्रेरी थीम्स रिफ्लेक्ट करती हैं, यानी समकालीन विषयों पर बनती हैं। शूटिंग अब सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में यानी अब्रॉड होती है। आज हम सब टाइटल्स के साथ किसी भी देश की फिल्म देख सकते हैं और हमारी अपनी हिंदी मूवीज अब ग्लोबल मूवीज के साथ compete करती हैं। पूरी दुनिया में एक साथ रिलीज होती हैं। मूवीज का कैनवास अब बहुत बड़ा हो गया है, जिसमें पॉलिटिक्स, सोशल इवेंट्स, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी सब कुछ शामिल है। सिर्फ मूवीज ही नहीं बदली हैं, मूवी देखने का एक्सपीरियंस भी पूरी तरह बदल गया है। पुराने ज़माने में मूवीज़ 3 से 4 घंटे लंबी होती थी। सिनेमा हॉल सिंगल स्क्रीन होते थे और अगर कोई फिल्म हिट हो जाती तो वो एक ही थिएटर में 100 वीक्स यानी लगभग 2 साल तक चलती रहती थी। इसे गोल्डन जुबली या डायमंड जुबली कहते थे। बट अब मूवीज़ शॉर्टर हैं, लगभग 1.5 से 2 घंटे की, और सिंगल स्क्रीन्स की जगह अब मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं। और अब एक फिल्म एक ही दिन पूरे देश और दुनिया के हज़ारों स्क्रीन्स पर एक साथ रिलीज होती है। ये बिजनेस मॉडल पूरी तरह बदल चुका है। इन सभी चेंजेस का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट यानी आर्थिक प्रभाव हुआ है। मूवी प्रोडक्शन हैज नाउ अटेन्ड द स्टेटस ऑफ एन इंडस्ट्री, यानी फिल्म बनाना अब सिर्फ एक कला नहीं, एक पूरा उद्योग है। इंडस्ट्री का स्टेटस मिलने का मतलब है कि अब इस सेक्टर को बैंक से लोन मिल सकता है, इसका एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है और ये इंडस्ट्री अब करोर्स ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार दे रही है। सिर्फ हिंदी सिनेमा ही नहीं बल्कि रीजनल सिनेमा जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी सिनेमा भी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं। अपने आखिरी सेक्शन में बच्चों हम बात करेंगे मास मीडिया के 2 सबसे पावरफुल टूल्स की, न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन। इन दोनों ने हमारी सोसाइटी को शेप किया है और हमारी सोसाइटी ने इन्हें शेप किया है। चलिए इनकी कहानी को भी समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद न्यूज़पेपर्स। आज़ादी के बाद के शुरुआती दौर में न्यूज़पेपर्स का काम सिर्फ खबर देना नहीं था। उनके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स यानी कई मकसद थे जो एक नई नई आज़ाद हुई कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी थे। उनका काम था डेली इवेंट्स की न्यूज़ देना, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, लोगों की सोच को एक दिशा देना यानी टू शेप पब्लिक ओपिनियन,
पब्लिक एजुकेशन यानी जन शिक्षा का काम करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट टू कीप अ वॉच ओवर द गवर्नमेंट मशीनरी यानी सरकार के कामकाज पर एक वॉचडॉग की तरह नजर रखना। पुराने न्यूज़पेपर्स और आज के न्यूज़पेपर्स में बहुत बड़ी फ़र्क है। पहले न्यूज़पेपर्स ब्लैक एंड वाइट आते थे और उनका प्रभाव एक लिमिटेड एरिया जैसे एक तालुका या डिस्ट्रिक्ट तक ही होता था। वो उस इलाके की माउथ पीस यानी आवाज़ माने जाते थे। लेकिन अब कलर प्रिंटिंग आम हो चुकी है और अब लोकल पेपर्स को बड़े बड़े स्टेट लेवल न्यूज़पेपर चेन्स के साथ कम्पीट करना पड़ता है। इस कंपटीशन की वजह से न्यूज़पेपर्स अब पहले से कहीं ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और उनका स्कोप, उनका दायरा बहुत बढ़ गया है। स्कोप कैसे बढ़ा है? अब न्यूज़पेपर्स सिर्फ न्यूज़ नहीं देते बल्कि सोसाइटी में एक्टिव रोल भी निभाते हैं। जैसे किसी जगह सूखा या बाढ़ आ जाए तो उन विक्टिम्स के लिए फंड्स रेज करना, या किसी गरीब लेकिन लायक स्टूडेंट को आगे की पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर करना, या फिर शहर में कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना। इन सभी कामों की वजह से न्यूज़पेपर्स अब हमारी लाइफ का एक इनसेपरेबल यानी अभिन्न अंग बन गए। अब आते हैं टेलीविजन पर। टीवी इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में आया। शुरू में ब्लैक एंड व्हाइट और शुरू में दूरदर्शन ही एकमात्र चैनल था। धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ, एजुकेशनल शोज, न्यूज़, और फिर आए रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स जिन्होंने पूरे इंडिया को टीवी से जोड़ दिया। असली टर्निंग पॉइंट आया 1991 में जब CNN ने इराक वॉर की लाइव रिपोर्टिंग दिखाई। इसने इंडियंस को 24 घंटे न्यूज़ की ताकत का एहसास कराया। और फिर 1998 में स्टार टीवी जैसे प्राइवेट मीडिया हाउसेज इंडिया में आए और इसके बाद टीवी की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। प्राइवेट चैनल्स के आने से क्या हुआ? इसने दूरदर्शन की मोनोटोनस यानी नीरस और प्रोपागेंडिस्ट यानी एक तरफा सरकारी न्यूज़ का अंत कर दिया। अब लोगों के पास चॉइस थी, वैरायटी थी। न्यूज़ में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आई। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ओबी वैन्स के जरिए देश के कोने कोने से लाइव रिपोर्टिंग होने लगी। इसका पॉलिटिक्स पर बहुत गहरा असर पड़ा और इन सभी बदलावों का नतीजा ये हुआ कि द होल कंट्री स्टार्टेड चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर ऑन चेंजिंग लाइफ। चलिए अब जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं। ये पॉइंट्स आपके एग्जाम आंसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इन्हें ध्यान से समझिए। तो लैंग्वेज में हमने दो मेजर फोर्सेस देखी। एक तरफ हिंदी सिनेमा जिसने देश को भाषा के लेवल पर यूनाइट किया, और दूसरी तरफ ग्लोबलाइजेशन जिसने इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ लाइवलीहुड बना दिया। स्पोर्ट्स में हमने 3 गेम चेंजर्स को याद किया। गीत सेठी जिन्होंने एक नए गेम को पॉपुलर किया, 1983 वर्ल्ड कप जिसने क्रिकेट को एक नेशनल पैशन बना दिया, और कर्णम मलेश्वरी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीतकर महिलाओं के लिए नए रास्ते खोले। एंटरटेनमेंट और मीडिया में हमने एवोल्यूशन देखा। फिल्म्स BMW से कलर और सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्सेस तक पहुंची और एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई। न्यूज़पेपर्स लोकल BMW पेपर्स से बढ़कर एक्टिव, कलरफुल स्टेट लेवल चेन्स बन गए, और टेलीविजन एक सरकारी मोनोपोली से बदलकर प्राइवेट चैनल्स की एक डाइवर्स दुनिया बन गया। सिंपल। और आखिर में टेक्स्ट बुक की ये बहुत खूबसूरत लाइन, वी शैल सी हाउ हिस्ट्री कैन बी अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ एंड नॉट जस्ट अ थिंग ऑफ द पास्ट। इसका मतलब है कि हिस्ट्री कोई बीती हुई दूर की बात नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। जिस तरह हम आज बात करते हैं, जो खेल हम खेलते हैं, जो फिल्में हम देखते हैं, ये सब हमारी लिविंग हिस्ट्री का हिस्सा है। एक ऐसी हिस्ट्री जो हर रोज बन रही है। आई होप इस एक्सप्लेनर से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कीप लर्निंग, कीप आस्किंग क्वेश्चंस एंड रिमेंबर दैट हिस्ट्री इज ऑल अराउंड यू। All the best. This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.